गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं लेसन 14 में, जिसका नाम था प्राकृतिक संपदा। उसमें आज हम पढ़ते हैं, हम लेसन 14 में प्राकृतिक संपदा जो लेसन था, इसमें हमें बात कर रहे थे जैव रासायनिक चक्र की। जैव रासायनिक चक्रों में आज हम पढ़ेंगे तीसरा चक्र, जिसका नाम है कार्बन चक्र। कार्बन साइकिल बोल सकता हूँ मैं इसको। कार्बन साइकिल की अगर बात करें तो पृथ्वी पर जो कार्बन होता है वो बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप की बात करें तो मूल रूप में यह हीरा ग्रेफाइट में होता है। इसके अलावा फुलरीन में भी पाया जाता है। यौगिक के रूप में अगर बात करें तो वायुमंडल में यौगिक के रूप में यह CO2 के रूप में, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। वायुमंडल में यौगिक के रूप में CO2 के वायुमंडल में जो कार्बन है यह यौगिक के रूप में CO2 के रूप में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं जिसे हम श्वसन के दौरान शरीर से बाहर निकाल देते हैं। श्वसन के दौरान शरीर से बाहर निकाल देते हैं। वायुमंडल में CO2 के रूप में और विभिन्न प्रकार के खनिजों में, विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं जो पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, उनमें ये कार्बोनेट के रूप में और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। जबकि सभी जीव रूप जो कार्बन आधारित अणु जैसे जीव रूपों में जो पाए जाते हैं, बात कर रहा हूँ मैं कि जबकि सभी जीव रूप कार्बन आधारित अणुओं जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन पर आधारित होते हैं। यानी कि ये सभी पदार्थ कार्बन से बने होते हैं और जितने भी जीव रूप होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो इन्हीं पदार्थों पर आधारित होते हैं जीवित रहने के लिए। बहुत सारे जंतुओं के बाहरी और आंतरिक जो कंकाल होते हैं, बाहरी और आंतरिक कंकाल, ये भी किसके बने होते हैं? कार्बन के यौगिक कार्बोनेट के लवणों से बने होते हैं। कार्बोनेट लवणों के बने होते हैं जो कार्बन से मिलकर बनते हैं। हमारा जैसे कंकाल है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हड्डियाँ जो होती हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। उसी प्रकार कईयों का जो बाहरी कंकाल होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे प्रवाल भीतियाँ हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो ये इसमें भी कार्बन का ही लवण होता है। आगे हम बात करें प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब होती है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा CO2 जो है इसे यूज में लिया जाता है, पौधों के द्वारा यूज किया जाता है और इसे बाद में ऑक्सीजन में चेंज कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया वायुमंडल में या जल में घुले CO2 को ग्लूकोज अणुओं में बदल देती है। ये जो CO2 होती है इसको C6H12
O6 ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। आगे हम बात करें तो ग्लूकोज अणु या तो दूसरे पदार्थों में बदल दिए जाते हैं या ये दूसरे जैविक रूप में महत्वपूर्ण अणुओं के संश्लेषण में ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार दहन की प्रक्रिया में जहाँ ईंधन का उपयोग खाना बनाने, गर्म करने, यातायात और उद्योगों में होता है। इसके द्वारा का मतलब है यहाँ पे दहन के द्वारा CO2 निकलती है। इन सभी प्रक्रियाओं में खाना बनाएंगे, यातायात में धुआं जो निकलेगा, उद्योगों में चिमनियों से जो धुआं निकलेगा उसमें CO2 होती है और CO2 कहाँ चली जाती है, यहाँ से वायुमंडल में चली जाती है। तो ये हमने बात की कार्बन चक्र की, किस प्रकार से जो कार्बन है वायुमंडल में ये श्वसन के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होगी। यहाँ पे तो श्वसन के दौरान, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान वापस आएगी। इसी प्रकार ये हीरा, ग्रेफाइट जो है इनमें भी कार्बन के रूप में पाई जाती है। दहन के दौरान ये वापस वायुमंडल में मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार से बहुत से ऐसे कार्य होंगे जिससे कार्बन जो है वायुमंडल से पृथ्वी पर और पृथ्वी से वापस वायुमंडल में मुक्त हो जाएगी। तो इससे हम क्या कहते हैं, कार्बन चक्र कहते हैं। यहाँ पे हम एक छोटी सी बात करते हैं, थोड़ी बात करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव की। ग्रीन हाउस प्रभाव का सीधा सा अर्थ दो चीज़ों में होता है। एक तो आप वायुमंडल के संदर्भ में लगा सकते हैं पृथ्वी पर, और एक पादपों के रूप में भी इसको पढ़ सकते हैं। दोनों के बारे में बताते हैं। जब ठंडे प्रदेश जो होते हैं, इन ठंडे प्रदेशों में जो पौधे होते हैं, इन पौधों को उगाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत कम होता है, सूर्य कभी कभार निकलता है, 3-4 दिन में एक बार निकलता है, या कुछ ठंडे प्रदेश ऐसे भी होते हैं जहाँ पे 10-10 दिन सूर्य की रोशनी देखने को नसीब नहीं होती है। तो वहाँ पे जो ये पादप होते हैं, इनके चारों ओर कांच के घर बनाए जाते हैं। इन्हें कांच के घर बोलते हैं। शीशे के बने होते हैं, शीशे के घर बनाए जाते हैं। इन शीशों के कारण क्या होता है, जब कभी सूर्य का प्रकाश, सूर्य आता है तो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो इसके अंदर तो प्रवेश कर जाती है शीशों के घर के अंदर, लेकिन यहाँ से वापस सूर्य की किरणें बाहर निकले नहीं पाती, जिससे अंदर का वातावरण कुछ दिनों तक क्या रहता है, गर्म बना रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यहाँ पे जो अंदर का तापमान गर्म बना रहेगा, जिससे पौधे जो है अच्छी वृद्धि करते हैं। यानी कि पादपों को ठंडे क्षेत्रों में बचाने के लिए कांच के घर बनाए जाते हैं, और इन कांच के घरों में सूर्य की किरणें अंदर तो प्रवेश कर जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। अगर हम वायुमंडलीय क्षेत्र में भी अगर इसकी बात करें तो वायुमंडलीय प्रक्रियाओं में भी ग्रीन हाउस होता है। कुछ गैसें पृथ्वी से ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती है। जो पृथ्वी होती है, इससे जब ये सूर्य के कारण गर्म हो जाती है पृथ्वी, तो इससे कुछ ऊष्मा बाहर निकलती है, लेकिन कुछ ऊष्मा इसको अंतरिक्ष में जाने से रोकती है, और इसे टकराकर वापस जो ऊष्मा है वो कहाँ आ जाती है, पृथ्वी पर आ जाती है, जिससे पृथ्वी का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, वापस गर्म बना रहता है पृथ्वी का तापमान। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। जिससे जो कई बार होता क्या है कि वायुमंडल जो होता है, इसमें विद्यमान
इस प्रकार की गैसों की वृद्धि हो जाती है जो अंतरिक्ष में इन उष्मा को बाहर जाने, अंतरिक्ष में जाने से रोकती है, और उसकी वृद्धि के कारण बाद में क्या हो जाती है, पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे तापमान में वृद्धि होती है, और तापमान में वृद्धि से पृथ्वी पर गर्मी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वह ग्लोबल वार्मिंग को वैश्विक उष्मीकरण भी हिंदी में बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं ऑक्सीजन चक्कर की। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑक्सीजन चक्कर की। ऑक्सीजन चक्कर की बात करें तो पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन है यह अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। इसकी वायुमंडल में मात्रा आपको पता ही है 21% मात्रा है। यह बड़े पैमाने पर पृथ्वी के पटल में यौगिक के रूप में तथा वायु में CO2 के रूप में भी पाया जाता है। CO2 में भी ऑक्सीजन होता है, ध्यान रखना। पृथ्वी के पटल में यह धातुओं, पृथ्वी जो होती है उसमें धरती में ये धातुओं, सिलिकॉन के ऑक्साइडों और इसके अलावा कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट तथा अन्य खनिजों के रूप में भी पाया जाता है। इसके अलावा यह जैविक अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक अम्ल है, प्रोटीन है, वसा है, इनमें भी एक आवश्यक घटक के रूप में पाया जाता है। आगे हम बात करें ऑक्सीजन चक्कर जो होता है यह ऑक्सीजन की मात्रा को वायुमंडल में संतुलित बनाए रखता है। वायुमंडल में संतुलित बनाए रखता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग 3 प्रक्रियाओं के द्वारा होता है वायुमंडल से। मतलब कि वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन होती है ये 3 तरीकों से ज़मीन पर आती है। पहला है दहन, जब दहन करते हैं। दूसरा श्वसन, जब श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और तीसरा है जब नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का निर्माण किया जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। तो ये 3 प्रक्रियाओं द्वारा वायुमंडलीय ऑक्सीजन कहाँ आती है, धरती पर आती है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण, जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है और मुक्त होने के बाद ये कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है। यानी 3 कारणों से तो वायुमंडल से ऑक्सीजन नीचे आती है और एक कारण से ही जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन वापिस चली जाती है। तो ये हमने बात की ऑक्सीजन चक्कर की। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं ओजोन परत की। ऑक्सीजन का सूत्र आपको पता है O2 होता है। अगर इसमें मैं एक ऑक्सीजन और जोड़ दूं तो ये हो जाएगा O3। और O3 किसका सूत्र होता है, O3 सूत्र होता है ओजोन का। ओजोन के अंदर 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, इसे ओजोन कहा जाता है। ऑक्सीजन जो होता है इसमें सिर्फ 2 परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के, और ओजोन में 3 परमाणु होते हैं। ओजोन जो होता है ये विषैला होता है, और हमारे लिए खुशनसीबी वाली यह बात है ये कि पृथ्वी पर भारी होने के यह पृथ्वी के नज़दीक स्थिर नहीं रह पाता। पृथ्वी के नज़दीक स्थिर नहीं रह पाता। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। जिससे हम विभिन्न रोगों के होने से बच जाते हैं। क्योंकि पराबैंगनी किरणें जो होती हैं
ये पराबैंगनी विकिरणें हमारे क्षय रोग, त्वचा से संबंधी रोग उत्पन्न कर सकती है। इसके अलावा नेत्रों को भी नुकसान हो सकता है। तो जो जो ओजोन परत होती है ये वायुमंडल में पाई जाती है और सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी तक की सतह पर पहुंचने से रोकती है। हाल ही में यह पता चला है कि ओजोन परत का अवक्षय होता जा रहा है। जो ओजोन परत है इसकी मोटाई में क्या होती जा रही है, कमी आती जा रही है और ओजोन परत पतली होती जा रही है। यानी कि ओजोन परत का क्या होता जा रहा है, अवक्षय होता जा रहा है। मनुष्य के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के यौगिक, जिसमें एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह एसी में, रेफ्रिजरेटर में जिसे हम फ्रीज बोलते हैं के अंदर पाई जाती है। जितना हम एसी और रेफ्रिजरेटर का उपयोग करते हैं उतनी ही मात्रा में CFC मुक्त होती है और CFC जो है ये ऊपर जाकर वायुमंडल में जो ओजोन परत है उसको नुकसान पहुंचाती है, उसको विघटित करती है, ओजोन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ओजोन की परत में कमी आती है। और हाल ही में हमने अंटार्कटिका पर ओजोन परत में छिद्र को देखा है, यानी ओजोन परत में छिद्र पाया गया है। यानी एक जगह से इतनी पतली हो गई है कि यहाँ से पराबैंगनी किरणें जमीन पर आ सकती है। तो हमने ओजोन परत के और भी अधिक क्षीण होने के कारण पृथ्वी पर जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में कल्पना करना भी क्या होगा, कठिन होगा। इसलिए हमें इसके उत्पादन में कमी करनी होगी, एसी रेफ्रिजरेटर का उपयोग कम करना होगा, जिसके कारण जो ओजोन परत है उसको बचाया जा सके ताकि वो बनी रहे और हानिकारक विकिरणों को अवशोषित करती रहे।